हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू मुबशर लुकमान चैनल। जनाब, बात करेंगे आज नेशनल इंटरनेशनल स्केल की और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी, 27वीं तरमीम के भी हवाले से। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सर, लेट्स कट टू द चेस। बहुत से सवालात हैं जो मैंने आपसे करने हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि भारत नहीं, चले इंडिया कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इंडियन मीडिया जो है, गोदी मीडिया, वो ये कहता है कि पाकिस्तान पर इनफैक्ट इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने उन पर हमला किया है या हमला करने जा रहा है, और वहां पर इस तरह की अफवाहें फैली हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? बात यह है कि कल इंडिया में एक उनके एयर सिस्टम्स में एक ग्लिच आया, और उस ग्लिच का हुआ ये कि सिर्फ न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जो है उसके ऊपर 800 फ्लाइट्स अफेक्ट हुई हैं। और फिर इंडिया के जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हज़ारों फ्लाइट्स टोटली अफेक्ट हुई हैं। और उनमें वो कह रहे हैं कि या तो जैमिंग हुई है या जीपीएस स्पूफिंग हुई है। अब जीपीएस स्पूफिंग जो है वो मैं आपको नाजरीन को समझा दूं, बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप फ्लाई कर रही या आप फर्ज करें गाड़ी चला रही हैं और आप अपना उस पर गूगल मैप आपने खोला हुआ है और आपने जाना है कसूर, और सडनली जब आप कसूर के करीब पहुंचती हैं तो आपको आपका जीपीएस कहता है तुम तो अमृतसर में हो, ठीक है ना, तुम तो इस वक्त मुल्तान में हो, या तुम तो फलां जगह हो, और तुम तो इस रोड पे हो, आप कसूर की रोड पे हैं, गंडा सिंह रोड पे हैं, लेकिन वो आपको कह रहा है कि तुम तो अटक के पास जीटी रोड पे हो। तो सडनली आप कंफ्यूज हो जाएंगी। इमेजिन अगर आप जहाज उड़ा रही हैं और वहां पे आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या उसमें ये होगा, यानी स्पूफिंग में ये होता है कि फेक डेटा आपके रडार्स पे आ जाता है। एक तो है ना कि आपका रडार जैम हो गया, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। एक है कि फेक डेटा उसको रिप्लेस कर लेता है आपके, कि आप उन्होंने न्यू दिल्ली एयरपोर्ट उतरना है, उसका प्लेन 25,000 फीट पे फ्लाई कर रहा है, अब सडनली डेटा आया उसके पास कि तुम तो 50,000 फुट पे हो और तुम कानपुर एयरपोर्ट के ऊपर हो। तो अब पायलट तो एक किस्म का पागल ही हो जाएगा ना, हालांकि उनके बैकअप सिस्टम्स होते हैं, लेकिन ये एक मेजर एक इश्यूज है। अब वो हुआ तो कल पहले न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पे हुआ। न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। उसके बाद वो डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे होना शुरू हो गया। बेसिकली इनके सिस्टम्स बहुत पुराने हैं और बहुत ही, आप समझें कि वो पेचकस और प्लास से ठीक करते रहते हैं, बैठ के टेपे लगा लगा के। इनके एविएशन सिस्टम जो है वो हमारे से बहुत ज्यादा गया गुजरा है। तो ब्लेम अब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डालना है कि जी वो तो, अब ये तो नहीं दुनिया को कहेंगे ना कि आईटी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और उसमें आईटी का इतना बड़ा फेलियर हुआ है, तो उन्होंने पाकिस्तान को ही ब्लेम करना है कि जी ये तो उन्होंने अब इसमें दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सिस्टम तो फेल हुआ बताइए। है, और हम्म। अगर सिस्टम फेल हुआ है और पाकिस्तान ने किया है तो फिर इंडिया वालों को समझ जाना चाहिए दे आर नो मैच टू अस। उनके साथ करेंगे क्या? तो उनके उनको कुत्ते की मौत मारेंगे। अभी म्यांमार में जलजिला आया था थोड़ा अरसा पहले, तो इंडियन एयरफोर्स के जहाज जो थे वो लेके जा रहे थे इमदादी सामान, तो उनके साथ भी जीपीएस स्पूफिंग हुई और वो क्रैश करने लगे थे। बड़ी मुश्किल से हुई उनकी। तो इस वजह से वो ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और ये कि जितनी बारी भी अटैक हुआ, जैसे आप बालाकोट का आप याद करें या आप ये ऑपरेशन सिंदूर का, तो हर बारी पाकिस्तान ने उनके एयरक्राफ्ट के सिग्नल्स ही जैम किए थे ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से। तो वो समझते हैं कि सिर्फ हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम उनको उड़ा के रख देते हैं। दूसरी चीज ये है बिल्कुल। कि ये एक डिकॉय भी हो सकता है, कि जो हम बार बार बात कर रहे थे कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, कि उन्होंने ये साइबर अटैक अपने ऊपर किया या प्रिटेंड किया कि साइबर अटैक हुआ है, दुनिया को ये कहने के लिए कि पाकिस्तान ने किया, चलो हम पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तो एज ऑफ दिस मोमेंट मुझे ये नहीं पता कि वाकई वो साइबर स्पूफिंग हुई है, या वो अपने सिस्टम्स को चेक कर रहे हैं, या सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एक इंजरी है जो लोगों को दिखाने के लिए है। बट यस, पूरी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री जो है इस वक्त गड़पैंस में है और अंधेरों में भटक रही है।
सर, जब रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, तो रूस जो है वो यूक्रेन पर हमले कर रहा है। उनके तवानाई निज़ाम को भी तबाह कर दिया है, रेज़िडेंशियल एरियाज़, वहाँ की जो इमारतें हैं, उनको भी तबाह कर दिया है। इवन कि रूस के हवाले से यूरोप में तशवीश चल रही है, लेकिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, तो ऑब्वियसली सब उनकी तरफ देखते हैं कि वो जंग रुकवाएँगे। इस पूरे आप सिनेरियो को देखते हुए क्या कंसीडर करते हैं कि क्या जंग रुक सकती है? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कोई रोल निभाएँगे एज़ अ पीसमेकर और रूस और यूक्रेन के दरमियान कुछ अमन-अमान की सूरत आएगी या नहीं? देखिए बुशरा मेरा और आपका एक कॉमन दोस्त है या कॉमन जानने वाले हैं, नईम हनीफ साहब। अब फ़र्ज़ करें मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, किसी वजह से और नईम हनीफ साहब जो हैं वो हम दोनों को समझा रहे हैं कि ना करो, ना करो। और बज़ाहिर हम दोनों चाह रहे हैं कि जी हम मान लें उनकी बात, लेकिन अंदर से हम एक-दूसरे पे हमले कर रहे हैं। मैं आप पे वीडियोज़ करता रहूँ, आप मेरे ऊपर ट्वीट करती रहें, तो वो लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। लड़ाई ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें अपनी जगह पे, उनके एफ़र्ट्स अपनी जगह पे, नॉटविथस्टैंडिंग आई मीन वो बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं। लेकिन जब समझे थे सारे लोग कि रशिया जो है वो मान गया है और अटैक सब रुक गए थे, तो ज़ेलेंस्की ने बगैर किसी को बताए, इवन अमेरिका को बगैर बताए, उसने रशिया की तारीख में सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया और उसमें उसने एयर बेसेस पे डीप में जाके उनके एयरक्राफ्ट्स तबाह किए, वो वीडियोस निकाल के सोशल मीडिया पे वायरल की। उनकी आर्मर्ड बटालियंस पे हमले किए ड्रोन से और जिस तरह लोगों को मारा है उसने, वो एक्चुअल वीडियोस जो थी उसने वायरल की। और रशियंस जो थे, दे आर वेरी प्राउड नेशन बेसिकली। यूक्रेनियंस भी हैं, लेकिन रशियंस ने जब देखा कि इस तरह उनकी ह्यूमिलिएशन हो रही है, तो उसके बाद उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, अब हम इसको सबक ही सिखाएँगे। और ज़ेलेंस्की जो है वो हर चीज़ को एक जोक लेता है या इमदाद ले रहा होता है। मुझे तो ये लगता है कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहता कि जंग बंद हो, क्योंकि उसको इतनी एड मिल रही है और कभी ना कभी तो इस एड का ऑडिट भी होना होगा। बेसिकली एक कॉमेडियन है ना, वो कोई स्टेट्समैन तो नहीं है, हू हैज़ बीन राइट। एक्सॉल्टेड टू दैट पोज़ीशन। तो अभी तक वो यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट में सवा 5 लाख लोग मर चुके हैं, सवा 5 लाख और रशिया के भी कोई 1 लाख के करीब मर चुके हैं। लेकिन रशिया जो है वो अब यूक्रेन को साँस नहीं लेने दे रहा। वो उनको नहीं करने देगा दोबारा जो एक दफ़ा हो गया कॉम्प्लिसेंसी में आप कह लें, जो मर्ज़ी कह लें। तो नाउ यूक्रेन इज़ एट द रिसीविंग एंड। अब यूक्रेन को कहना पड़ेगा कि जनाब सॉरी, आज से जंग बंदी कर लें, हम भी जंग बंदी कर लेंगे। शॉर्ट ऑफ दैट ये नहीं होगा। ये नहीं होगा कि अब बुशरा, मुबश्शिर दोनों जो हैं वो कहें कि अच्छा जी नईम साहब आपने हमारी सुलह करा दी, अब हम दोनों कह देंगे हमने नईम की वजह से सुलह कर ली। बुशरा कहेगी नहीं, नहीं, इसने मुझे इंसल्ट किया है, अब ये पब्लिकली इसने इंसल्ट किया तो पब्लिक अपॉलॉजी करे, फिर मैं मानूँगी। तो ये उस स्टेज पे आया, ठीक है ना? ये उस स्टेज पे बात आई हुई है। तो अब ज़ेलेंस्की का ईगो है या यूक्रेन में लोगों की जानें हैं, ये फैसला उसने करना है। बिल्कुल। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको लगता है कि उस तरह से इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं, मतलब जैसे मिस्टर नईम नहीं, हनीफ के अब आपने देखिए ना एग्ज़ाम्पल दिया। डोनाल्ड ट्रम्प एक हद तक ही कोशिश करेगा ना, वो बड़ा खुश हो गया एक लिहाज से कि यूरोप ने कहा कि हम पैसे दे रहे हैं और यूक्रेन ने कहा हम अमेरिका का असला ले रहे हैं। तो फिर ट्रम्प ने सोचा होगा हमारी इकोनॉमी तो चल रही है ना, इनको लड़ने दो। जितनी देर लड़ सकते हैं, अपना हमारा असला बिक रहा है, हमारी इंडस्ट्री चल रही है। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे ही हैज़ टू थिंक फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन। ही कांट थिंक फॉर यू एंड मी। तो ठीक है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। या सब पाकिस्तान फील्ड मार्शल की बात करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फील्ड रैंक की बात करते हैं, तो 27वीं तरमीम में उनके यूनिफ़ॉर्म्स की ताहयाती के हवाले से जो पॉइंट ऐड किया जा रहा है और इस हवाले से जो 27वीं तरमीम ईवन के काबीना में मंज़ूर हो चुकी है, सेनेट में पेश हो चुकी है और उसका जो ऑनलाइन बाकू से ऑनलाइन मिस्टर शहबाज शरीफ ने उसकी सदारत भी की है इस इजलास की। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस पूरी 27वीं तरमीम की इम्प्लीमेंटेशन में? कौन फ़ायदा उठा रहा है और क्या ये वाक़ई हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई स्ट्रैटेजी आ रही है पॉज़िटिव नोट पे?
देखिए, बात ये है कि जहाँ तक किसी के या स्पेशली आर्म फोर्सेस के लोगों के ओहदों की तयनाती है, मेरा ख्याल है कि लोग रैंक में और अपॉइंटमेंट में बड़ा फ़र्क अब नहीं समझते, और रैंक में और अपॉइंटमेंट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। राइट, तो पहले तो उसको समझ लें कि अगर फ़र्ज़ करें एक आदमी लेफ्टिनेंट कर्नल है, या वो और वो कमांडिंग ऑफ़िसर है अपनी यूनिट का, तो वो यूनिट का जो कमांडिंग ऑफ़िसर है, वो उसकी अपॉइंटमेंट है। रैंक उसका लेफ्टिनेंट कर्नल का ही है, या अगर मेजर है और वो बैटरी कमांडर है, तो रैंक उसका मेजर ही रहेगा, बैटरी कमांडर उसकी अपॉइंटमेंट है। या इसी तरह सिपाहियों में आप लेते हैं, कोई आरएचएम होता है, कोई बीएचएम होता है, कोई, तो वो आई मीन रैंक्स उनके डिफरेंट हैं, कोई नाइक होगा, कोई हवलदार होगा या लांस नाइक होगा, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि हम इस वक़्त जो पाकिस्तान जिस दौर से गुज़र रहा है, मसलन मैं, चलें आप फील्ड मार्शल के मुतालिक छोड़ दें, आसिम मुनीर के बारे में। उसकी वजह ये है कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेंगे कि जी ये पिंडी को मस्का लगा रहे हैं, और ये जी अपना फ़ायदे की बात कर रहे हैं। हालाँकि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। बट आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट जनरल, एंड ही इज़ प्रूवन हिमसेल्फ टू बी अ सुपर जनरल एंड अ कमांडर। लेकिन आप ये देखें, चलें मैं एक लम्हे के लिए बात करता हूँ एयर चीफ की, ज़हीरुद्दीन बाबर की। अब एयर चीफ को आप देखें कि जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, उनका जो विज़न है, वो उन्होंने पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को ऐसे ट्रांसफ़ॉर्म किया है कि इवन अमेरिका की एयर फ़ोर्स दंग रह गई है, और यकीनन। यूरोप की एयर फ़ोर्स दंग रह गई है। बल्कि इटली ने पाकिस्तान को कहा है कि हमारी एयर फ़ोर्स को ट्रेन कर लें। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, वो पाकिस्तान को आके ये कह रही हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर्स पे जो बिल्डअप है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पागलों की तरह इंडिया टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहा है और इक्विपमेंट एक्वायर कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एयर चीफ भी इस वक़्त जो हैं, और नेवल चीफ भी जो हैं, नॉट ओनली आर्मी चीफ, उनकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो विज़न है ना, उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। दिस विज़न शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आएगा वो कम एफिशिएंट होगा, नो। बट द थिंग इज़ राइट नाउ वी नीड कंटिन्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बैट विज़न जो हम कर रहे हैं। क्योंकि अब सिर्फ पायलट्स की ट्रेनिंग नहीं है, अब उसमें ईडब्ल्यू भी है, अब उसमें साइबर वॉरफेयर भी है। हमारे वसाइल बहुत कम हैं, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने किस तरह से इक्विपमेंट को अपग्रेड करना है। अब एयर में आप देख लें कि नेस्टप का जो विज़न था, वो अनपैरेलल है। सिर्फ अमेरिका में और उसके बाद पाकिस्तान में है। जो लिंक का विज़न है, जैसे अमेरिका लिंक 16 पे का चलती है पूरी एयर फ़ोर्स। हम लोग लिंक 17 हमने पाकिस्तान ने खुद बनाया अपना, उस पे ऑपरेट कर बिल्कुल, रहे हैं। तो ये इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं कि इनमें मैं समझता हूँ कि कंटिन्यूटी जो है ना, वो शायद वक़्त की ज़रूरत है। अब वो 27वीं तरमीम के ज़रिए होनी है, एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए होनी है, वो एक कोई डीओ के ज़रिए होनी है, ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बेहतर पता है। मैं वो नहीं हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेज़िडेंट हैं, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, उनको पता है। सो मुझे इसमें ठीक। कोई इतराज़ नहीं, मैंने कोई उनकी जगह पे जाके आर्मी चीफ नहीं बनना, मैंने किसी की जगह पे एयर चीफ नहीं बनना, मैंने नेवल फ्लीट को नहीं कमांड करना। मुझे ये देखना है कि काफ़ी चीज़ों का मुझे नहीं पता, तो मैं चुप करके बैठूँ और देखूँ कि पाकिस्तान के दिफ़ा के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है, हमें वो करनी है, चाहे आम अकल में आती है या नहीं आती। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन चलिए अब ऑपोज़िशन पार्टीज़ की तरफ चलते हैं। पीटीआई की बात करते हैं, तो उन्होंने 27वीं तरमीम के खिलाफ कह सकते हैं कि एहतजाज किया है या प्रोटेस्ट किया है और उसके खिलाफ है। वो एग्री नहीं कर रहे। इसके साथ-साथ मिस्टर वक़ार ज़का की बात करते हैं, तो उन्होंने मिस्टर इकरार उल हसन को ऑफ़र की है कि आप वज़ीर आला सिंध बन जाएँ, मैं वज़ीर आज़म बन जाता हूँ, कुछ इस तरह की भी बात चल रही है। आपको क्या लगता है कि पीटीआई की ये तहरीक है खिलाफ 27वीं तरमीम के खिलाफ, वो किस हद तक स्टैंड आउट करती है और बाकी ये जो मिस्टर वक़ार ज़का, मिस्टर इकरार उल हसन के दरमियान जो एक स्टेटमेंट चल रही है? मेरे ख़्याल में पीटीआई आने वाले दिनों में बड़ी अहम हो जाएगी, क्योंकि अब पीटीआई जो है उसको पावर पॉलिटिक्स में समझ आ रही है कि अगर वो अभी भी बाहर रही तो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में, महीने 2 महीने में आप देखेंगे कि एक तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई, इनमें कुर्बत बढ़ेगी।
और नून लीग भी चाहेगी कि किसी न किसी तरह पीटीआई को ऑन बोर्ड ले ले और उसको कोई फ़ायदे दे दे, और खुद पीटीआई चाहेगी कि बगैर छाप लगे वो पावर कॉरिडोर से बेनिफिट्स लेना शुरू कर दे। तो ये तो आपको कुर्बत नज़र आएगी। जहाँ तक रहेगी वक़ार ज़का की बात, तो ही इज़ अ क्लाउन, ही इज़ अ जोकर। जो आदमी पाकिस्तान में नहीं है और बाहर बैठ के अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक खामख्याली अल्ताफ सेन नहीं चला सका, तो वो कैसे चलाएगा? जहाँ तक इकरार उल हसन का ताल्लुक है, मैंने इकरार उल हसन के साथ काफ़ी काम किया है। एआरवाई पे हम दोनों एक साथ थे। एट दैट टाइम ही वाज़ वेरी यंग। He was very wild and very young and very energetic. He still is, माशाल्लाह, very energetic. इकरार उल हसन के बारे में एक आपको मैं बताता हूँ कि आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन ही इज़ वेरी फोकस्ड एंड ही इज़ अ वेरी इंडस्ट्रियस वर्कर। अगर उसने अपना माइंड ठान लिया है कि उसने ये करना है, तो वो करके छोड़ेगा। और इकरार उल हसन को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं, उसमें मैनेजमेंट की बड़ी एबिलिटी है, उसमें लीड करने की एबिलिटी है, लोगों को इंस्पायर करने की एबिलिटी है, एंड ही स्पीक्स इन अ टोन एंड इन अ मैनर के लोग उसकी बात पे यकीन करते हैं, लोग एतबार करते हैं उसकी बात का। उसके लाखों में नहीं, करोड़ों में फैन्स हैं इकरार उल हसन के। और इकरार उल हसन ने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस की है, तो ये उसका राइट है। हर पाकिस्तानी का, हर इंडिविजुअल का डेमोक्रेसी के अंदर राइट है कि वो अपनी अपनी जद्दोजहद जो है उसको अपनी नज़र से जारी रखे। मेरा भी राइट है, आपका भी राइट है कि हम भी अपनी पार्टीज़ बनाएँ, और बिल्कुल। लोगों का राइट है कि उनके पास इतने ऑप्शंस हों कि वो कहें, यार हमने नून लीग के या पीपल्स पार्टी या पीटीआई के अलावा आप किसको वोट दें? कोई है ही नहीं हमारे पास, ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन हो, वैरायटी हो। आप कम से कम इकरारुल हसन देखें, इकरारुल हसन को लोग एकदम से, मैं देख रहा हूँ, फैशन बन गया उसको बुरा कहना। उसकी वजह ये है कि सडनली वो पॉलिटिकल अरीना में आ गया। अब पॉलिटिकल अरीना में जब आप आते हैं ना, तो आप हर एक को थ्रेट कर रहे होते हैं, और कि जिन्हें उनकी सीट पे उनके वोट काटने में, चलो कहीं नहीं तो 1000 वोट तो काटेगा ना किसी का, एंड दैट कुड बी अ डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग। तो वो सारे उसको यानी आप समझें कि एक किस्म से उसके ऊपर उँगलियाँ उठा रहे हैं। लेकिन इकरारुल हसन डज़न्ट डिज़र्व दैट, ही डिज़र्व्स अ बेटर ट्रीटमेंट। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि डोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो इलेक्शंस में 2 साल के बाद इलेक्शंस में वो सबको सरप्राइज़ कर दे अपने रिज़ल्ट से। मुझे नहीं पता वो जीते या ना जीते, कतई नज़र उसके, बट उसका जो एफर्ट है ना, वो ज़रूर रंग लाएगा। आई मीन मैं तो इकरार को बिलीव करता हूँ, जब वो कह रहा है कि उसने पॉलिटिकल रेजिस्टेंस करनी है, तो वो करेगा। और उसमें हिम्मत भी है, जोश भी है, और अल्लाह ने उसको अक्ल भी दी है। सो माय माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर विद इकरारुल हसन। बिल्कुल ठीक है, मेरे सपोर्ट हल्के करना में चाहिए, अप्रिशिएट करना मेरे चाहिए। हल्के में अगर वो खड़ा होगा तो मैं तो उसको वोट दे दूँगा। आई मीन व्हाई बिल्कुल ठीक नॉट यार? बात इतने जोकरों हाँ, को देते हैं, एक अच्छे बंदे को दे देंगे। नहीं, तो नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर शहरी को हक है कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की तरफ जाए, अपनी राय दे और अवाम के साथ कनेक्ट हो, बिकॉज़ इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बाय द एंड ऑफ द डे। सर डेनमार्क की बात करते हैं। मैं डेनमार्क के एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करना चाहूँगी आपके साथ। वो इसलिए कि 27वीं तरमीम अगर आ रही है, तो वो कुछ और चीज़ें भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, कुछ और सर्टेन रूल्स भी लेकर आ सकती है वक़्त की मुनासिबत के हिसाब से। बिकॉज़ वी हैव टू अडैप्ट आवरसेल्फ विद द न्यू एनवायरनमेंट। जैसे कि वहाँ पे देखिए 15 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया के फ़ोन्स अलाउ नहीं किए जा रहे। तो अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, तो यहाँ पे जितने यूट्यूबर्स हैं दे आर अंडर 15, मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट फेमस। तो ये जो बच्चों के साथ एक नया ट्रेंड शुरू हुआ हुआ है यूट्यूब का, उनको एप्रिशिएट करना इस चीज़ में, स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया, टिकटॉक, इस तरह के जो कंटेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं, ऐसा कोई सर्टेन रूल क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होता? 27वीं तरमीम तो आ रही है, तो ये भी तो ज़रूरत है वक़्त की। पता नहीं आप रोक के रिस्ट्रिक्ट करके कितना कर सकते हैं। डेनमार्क की पॉपुलेशन इतनी कम है कि शायद वो आराम से कर लें। हमारी और उनकी पॉपुलेशन में बड़ा फ़र्क है, और हम हर चीज़ को आज़ादी-ए-इज़हार के साथ लिंक कर लेते हैं। लेकिन येस, देयर शुड बी अ चेक एंड बैलेंस, आई एग्री ऑन दैट। बट हैविंग सेड दैट, वहाँ पे हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस है। मैं आपको बताऊँ, अभी मेरी बेटी है, शी इज़ एन एडल्ट अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन हम लंदन में थे, मैंने उसको नीचे लाइटर लेने के लिए भेजा। तो बिकॉज़ शी लुक्स वेरी यंग, तो उसने शॉप वाले ने उसको लाइटर नहीं दिया या माचिस नहीं दी। तो देखें, बात ये है कि आपको एथिक्स और मोरालिटी पर हर चीज़ में अपनी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन 12 साल के लड़के को खोखे से सिगरेट मिल जाता है। 14 साल के लड़के को अपने स्कूल के बाहर हेरोइन मिल जाती है, ड्रग्स मिल राइट, जाती हैं। सो आप पहले इन चीज़ों को देख लें, फिर सोशल मीडिया पे भी अटैक कर लेना। हमारे जो सोशल इविल्स हैं, वो बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा हैं और बड़े ट्रू, डिफरेंट। तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दैट फर्स्ट। दुरुस्त। चलिए देखते हैं क्या बनता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने कहा है कि अगर कुछ दिनों तक तेहरान में बारिशें नहीं होती तो आबी बहरान का शिकार हो जाएंगे हम, और हो सकता है कि हमें खाली करना पड़े वो तमाम खिता जहाँ पे स्मॉग है, और ये जो मौसमियाती आलूदगी जो है वो फैलती जा रही है। इवन कि अगर इंडिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये जो सर्टेन एरिया बनता है, पूरा ग्राफ बनता है मैप के ऊपर, ये भी स्मॉग का शिकार है। तो आपको क्या लगता है कि इन कंट्रीज़ को, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये जो इस खित्ते में आते हैं, स्मॉग की वजह से जो स्मॉग का शिकार हो रहे हैं, कोई तंज़ीम बनानी चाहिए, कुछ स्टेप्स हो, पैरामीटर्स हो तंज़ीम जो तो मिलकर बड़ी हैं, हमें। तंज़ीमें तो बड़ी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखें ईरान का प्रॉब्लम डिफरेंट है, उनकी वाटर शॉर्टेज हो रही है। जो उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि तेहरान में पानी खत्म हो सकता है 1 महीने तक, और उनके पास तो वो इश्यू नहीं है जो हम फेस करते हैं। ईरान के अंदर 5 डैम्स हैं और वाटर स्टोरेज के लिए, तो पाँचों इस वक़्त ड्राई हो गए हैं और 40% बारिश कम हुई है एक्चुअली ईरान में इस साल। तो इरानियंस का ये ख़्याल है कि इज़राइल ने और अमेरिका ने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उनके क्लाइमेट को अफ़ेक्ट किया है और वो उस तरह से उनके ऊपर जो है ड्राफ्ट ला रहे हैं कि तेहरान खाली हो जाएगा पूरा ही, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो पूरे का पूरा खाली हो जाएगा। तो इस तरह वो उनको हिट कर रहे हैं। सो ईरान के जो इश्यूज़ हैं ना, वो इस वक़्त डिफरेंट इश्यूज़ हैं कंपेयर टू आवर इश्यूज़। हमारे जेन्युइन एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं और उनके जो हैं वो आप समझें कि कैन बी पानी के। एनवायरनमेंट, बट कैन बी एनवायरनमेंट, बट मोस्टली वो उसको वॉर से एट्रिब्यूट कर रहे हैं। सो आई मीन फॉर द मोमेंट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है। श्योर, यस, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली सिर्फ टॉक्स है इन द एयर, कोई प्रूफ नहीं है, कोई वैलिड पॉइंट नहीं है इस हवाले से। लेकिन लेट्स सी कि मज़ीद आगे क्या सूरत-ए-हाल होती है ईरान की जानिब, स्मॉग की वजह से भारत, इंडिया, पाकिस्तान में, लेट्स सी। सर, बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, डिजिटल मीडिया पाकिस्तान की बात करूँगी। अ, डिजिटल मीडिया का ज़माना आ चुका है, जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, वो भी डिजिटल मीडिया पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। लेकिन इसके साथ-साथ जो बहरान है, या हम कहते हैं डाउन साइज़िंग है, वो भी शुरू हो चुकी है। नुक्ता चैनल से कोई राउंड अबाउट 37 एम्प्लॉइज़ निकाले गए हैं। इसके बाद एक्सप्रेस से मिस्टर जावेद चौधरी, जो कि 19 ईयर्स से एसोसिएटेड कनेक्टेड रहे एक्सप्रेस के साथ, एक बहुत लंबा अरसा है, अटैचमेंट होती है आपकी। उन्हें भी इस तरह से या तो डिसमिस किया गया है, या तो उन्होंने खुद बाय-बाय किया है एक्सप्रेस को। क्या वजह है? क्या वजूहात है? क्या चल क्या रहा है? देखें, अभी तो जावेद चौधरी साहब की आपने खबर सुनी, अभी आप थोड़े दिन तक नदीम मलिक के मुतल्लिक सुनेंगे कि समाज छोड़ गए। फिर आपको पता चले कि शायद नजम सेठी को भी इश्यूज़ हो रहे हैं और वो भी अब वहाँ से कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जंग अखबार में बड़ी अजीब-अजीब खबरें आ रही हैं कि शायद वहाँ पे डाउन साइज़िंग होने वाली है। नुक्ता वगैरह को छोड़ दें, ये तो बाकायदा नुक्ता ही है ना। लेकिन ये है कि जंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल अखबार है। ट्रू। डॉन अपनी डाउन साइज़िंग कर रहा है, तो डॉन के तो बड़े एथिक्स भी हैं स्ट्रॉन्ग एज़ अ पेपर, एज़ अ पब्लिकेशन। हुँ। तो अगर ये लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दे आर हैविंग सीरियस इश्यूज़ और उनको फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। सो ये एक बड़ी लंबी डिबेट है। आई फील मीडिया इज़ रिस्पांसिबल देमसेल्व्स एंड मीडिया ओनर्स आर रिस्पांसिबल। बट ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेट्स डू अ शो ऑन दिस इश्यू ओनली sometime. But for now, श्योर। yes, बड़ा बुरा वक़्त आया हुआ है मीडिया पे। चलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो बेहतरीन हो, हुँ। इसमें किसी की दिलदारी ना हो, और रिज़्क-रोज़ी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली, और अटैचमेंट की बात करते हैं, इमोशनल कनेक्शन की बात करते हैं, तो वो जिस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ एम्प्लॉइज़ का होता है, वो भी इट मीन्स अ लॉट। लेकिन लेट्स सी जो पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, इकोनॉमिक कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए वो बेहतर हो।
by the end of the day. Thank you, sir, for being part of the show. Thank you, guys, for watching us today. Stay tuned.